हेलो एवरीवन, दिस इज़ राहुल दीवान और आज मैं आपको आर्टिकल नंबर 13 के बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ। आर्टिकल नंबर 13 के अंतर्गत आप प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज़ के बारे में जानते हो, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज़ के बारे में जानते हो। वहीं पर आपको लॉ की डेफिनेशन दी गई है कि लॉ के अंतर्गत क्या-क्या चीज़ें आती हैं। लॉ इन फोर्स के बारे में भी वहाँ पर डिफ़ाइन किया गया है। साथ ही साथ वहाँ पर आर्टिकल नंबर 13 के क्लॉज़ नंबर 4 के बारे में बात की गई है, जो 24th अमेंडमेंट एक्ट से आया था। ठीक है, 24th अमेंडमेंट हुआ था, जिससे आर्टिकल नंबर 13 का क्लॉज 4 जो है वो जोड़ा गया है और उसके अंतर्गत कुछ बातें बताई गई हैं जो आपको विशेष तौर पर जाननी चाहिए, जिनके लिए लैंडमार्क जजमेंट आए हुए हैं और ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो विशेष तौर पर उनको ध्यान दीजिए क्या क्या हैं, जैसे कि शंकरी प्रसाद का केस, जैसे कि सज्जन सिंह का केस, जैसे कि साथ ही साथ वहाँ पर आपके सामने जो लेटेस्ट जो चीज़ आई थी, जिसने उनको ओवर रूल किया था, उसमें से सबसे पहला नाम है किसका? वो केस है गोलकनाथ का केस। और फिर उसके बाद केशवानंद भारती के केस ने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड कर दिया वो वापस से शंकरी प्रसाद का केस को। अब ये आपको इन डिटेल आपको जानना है और साथ ही साथ इसको जानने के लिए आपको कुछ क्रम के बारे में जानना होगा, क्योंकि जनरली क्वेश्चन ये आता है कि आर्टिकल नंबर 13 के क्लॉज नंबर 4 के रिगार्डिंग जो ये चीज़ें बताई गई हैं, हालांकि ये सारी चीज़ें आप बेसिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ते हो, ठीक है, लेकिन इसके नंबर्स के बारे में पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन सा केस आया, फिर उसके बाद कौन सा केस आया। इस तरीके की कुछ चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। ये जजमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइंस में इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार से बताया हुआ है आपको। तो आर्टिकल नंबर 13 को अगर पढ़ना है तो आपको स्टेट को समझना होगा कि स्टेट क्या होता है। अगर आर्टिकल नंबर 13 को समझना है तो स्टेट के बारे में जानना होगा कि स्टेट है क्या चीज़, और उस स्टेट के बारे में आर्टिकल नंबर 12 में बताया गया है। और साथ ही साथ बताया गया है कि जो स्टेट है वही जो है क्या बनाता है, लॉज बनाता है। अब ये लॉ स्टेट के द्वारा क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि वो स्टेट जो है सॉवरेन पावर है, जिसको या तो डेलीगेशन दिया गया है, डेलीगेटेड पावर दी गई है किसी स्टेट के द्वारा। स्टेट का मतलब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट से है, स्टेट गवर्नमेंट से है, या सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट है जिसने कोई कानून बनाया है, कोई ऑर्डिनेंस निकाला है, कोई और चीज़ करी है, या सर्कुलर निकाला है। इस तरीके की चीज़ें जो हैं, या स्टेट गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई एक्ट बनाया है, उसके तहत किसी लॉ को लाया है। इस तरीके की बातों के अंतर्गत आने वाली जो भी चीज़ें हैं वो स्टेट कहलाती हैं। ठीक है, तो स्टेट के बारे में आर्टिकल नंबर 13 के बारे में जब पता चलता है तो हमें एक चीज़ और पता चलती है कि स्टेट, और आप सोच रहे होंगे कि ये फंडामेंटल राइट की बात हो रही है यहाँ पर। तो आर्टिकल नंबर जो आपका नंबर आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 35 जो फंडामेंटल राइट के बारे में बात कर रहे हैं, उसका पार्ट 3 में सबसे पहले स्टेट को ही क्यों समझाया गया है, आपके मन में विचार आया होगा कभी। और साथ ही साथ उसके बाद जो है वहीं पर एग्जिस्टिंग लॉज और एनफोर्समेंट लॉज की क्यों बात की गई है, क्या मतलब है उनका, क्या तात्पर्य है यहाँ पर। तो वो समझाते हैं कि यहाँ पर इन लॉज का मतलब ये है कि सबसे पहले जो स्टेट 12 में बताया गया है कौन होगा स्टेट, फिर उसके बाद 13 में जो बताया गया है कि स्टेट क्या करेगा, जो एक्ट उसके द्वारा किए जाते हैं वो कानून बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? कानून बन जाते हैं। और अगर उसने जो कानून बना दिए तो उन कानूनों की वजह से क्या हो सकता है, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, कौन से, जो 14 से लेकर के 35 तक के बारे में बता रखे हैं। जनरली तो 14 से लेकर के 30 तक के सेक्शन आर्टिकल्स ही बताते हैं इनके बारे में। तो अगर उनका किसी भी तरीके से वायलेशन होगा, कोई भी वायलेट किया जाएगा फंडामेंटल राइट, उनको किसी तरीके से डिमिनिश करने की कोशिश की जाएगी, उनको ब्रीच करने की कोशिश की जाएगी। और करेगा कौन? स्टेट। कैसे करेगा? लॉ बना करके। सप्रेस कर रहा है ना, तो फिर क्या होगा उस केस में? तो उस केस में इन्होंने बताया है कि अगर ऐसी कोई भी स्थिति आ जाती है तो सिटीजन और पर्सन्स के पास क्या राइट होगा स्टेट के खिलाफ? तो वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मतलब सबसे पहले तो आपको बताया कि स्टेट ऐसा कर सकता है, ऐसे कानून बना करके फंडामेंटल राइट को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि अगर कोई नुकसान पहुंचाने वाला भी बनाया है तो उसकी सुरक्षा करने के लिए भी हमने इसी पार्ट के अंदर प्रावधान दिया है। और वो क्या है?
तो वो है आर्टिकल नंबर 32। उसके तहत आप क्या कर सकते हो, अगर भी किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत आप रिट पिटीशन कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। और आपके फंडामेंटल का गार्जियन कौन है यहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसे करके आप इसे पढ़ोगे तो आपको समझ में आएंगी केसेस के बारे में इन डिटेल सारी चीज़ें। और साथ ही साथ जब इस तरीके की चीज़ें पढ़ी जाती है और सुप्रीम कोर्ट के पास कोई भी अगर केस जाता है तो सबसे पहले वो क्या चीज़ देखता है, सब्जेक्ट मैटर क्या देखता है, क्या वो आर्टिकल नंबर 13 के अंतर्गत किसी लॉ के अंतर्गत आता भी है, उस डेफिनेशन के अंदर कवर होता भी है या नहीं होता है। और साथ ही साथ 368 का क्या प्रोविज़न है, क्या 368 के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात की गई है, क्या वो भी लॉ है, क्या वो आर्टिकल नंबर 13 के तहत आता है या नहीं आता है। इस तरह की काफ़ी सारी बातें वहाँ पर की गई हैं जिनके बारे में आपको विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए। और साथ ही साथ वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके एग्ज़ाम के लिए। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको सबसे पहले इस चीज़ के बारे में विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा और इन जजमेंट्स को बारीकी से पढ़ना होगा। चाहे पूरे के पूरे जजमेंट को आप एक बार पढ़ लीजिए, अपने गो थ्रू हो जाइए उन सबसे, तो आपको कुछ गाइडलाइंस, आपको कुछ सब्जेक्ट मैटर्स के बारे में पता चलेगा। आर्टिकल 12, 13 और फ्रीडम्स के बारे में, राइट टू फ्रीडम के बारे में बात की गई है ना। राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बात की गई है ना। तो ऐसी कुछ चीज़ों के बारे में, कुछ रेमेडीज़ के बारे में पता चलेगा। जब 32 पढ़ोगे तो फिर और भी बहुत सारी चीज़ें खुल के आ जाएंगी आपके सामने। तो ये कुछ बेसिक सब्जेक्ट मैटर हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए ठीक है, आज का कंसेप्ट यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।